गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं आरबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास में गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें आपके आरएस में फर्स्ट ग्रेड टीचर वाली भर्ती, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, रीट, पीटीईटी और भी खूब सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में गुप्त वंश का बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और इसके बारे में मैं विस्तृत आपको अध्ययन कराऊंगा। तो पहले लेते हैं अपने गुप्त वंश का साम्राज्य। गुप्त वंश के प्रमुख शासक 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंशों का शासन रहा था। उसमें 230 ईस्वी तक उत्तर भारत में कुषाणों का शासन था। किसका शासन था? कुषाणों का शासन था। कब से कब तक? यानी कि 230 ईस्वी तक। उसके बाद कुषाणों का शासन कमज़ोर हो जाता है और भारत में शक मुरुंडों का मध्य भारत में शक मुरुंडों का शासन होता है। शक मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक शासन करते हैं और इनका भी राज्य क्या होता है? कमज़ोर होता है। ऐसी स्थिति में भारत को एक नए राज्य की आवश्यकता थी। तो उस समय श्रीगुप्त जी, कौन थे? श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी कि गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है? श्रीगुप्त ने कब इसकी स्थापना करते हैं? 275 ईस्वी को। और ये 275 से 300 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल होता है। श्रीगुप्त के बारे में इत्सिंग थे, चीनी यात्री इत्सिंग महोदय बताते हैं कि इन्होंने क्या किया? महाराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग महोदय बताते हैं कि उन्होंने श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसके आगे और बताते हैं कि इन्होंने चीनियों के लिए, किसके लिए? चीनी यात्रियों के लिए क्या बनाया था? मंदिर बनवाया था। इन्होंने क्या बनवाया था? चीनी यात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था। और श्रीगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त कहते हैं कि मैं इनका क्या था? परपौत्र। इनका क्या था? परपौत्र था। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं कविराज हरिसेन। यानी कि उसके लेखक हैं कविराज हरिसेन, जो कि इसके मंत्री हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के कवि और मंत्री थे। उनके द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि श्रीगुप्त का परपौत्र था। मैं क्या था? एक श्रीगुप्त का परपौत्र था। तो ये जानकारी अपने को प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और इन्होंने 300 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद उनके पुत्र होता है, उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच। कौन होता है? घटोत्कच गुप्त वंश का उत्तराधिकारी होता है। इन्होंने 300 ईस्वी से 319-20 ईस्वी तक शासन किया था। ये किसके पुत्र थे? श्रीगुप्त के पुत्र थे। और 300 ईस्वी से 319-20 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उन्होंने क्या उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। यानी कि उसने क्या किया था? महाराजा की उपाधि धारण की थी। और घटोत्कच के समय ही गुप्त और लिच्छवियों के बीच में क्या होता है? लिच्छवियों के बीच में संबंध स्थापित हुए थे। क्या हुए थे? संबंध स्थापित हुए थे। तो घटोत्कच और लिच्छवी वंश के राजाओं के साथ संबंध घटोत्कच के समय से माने जाते थे। फिर उनके बाद उनका पुत्र होता है, घटोत्कच का पुत्र कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम होता है, जिसने
319 से 1920 से 335 ईस्वी तक क्या करते हैं, इन्होंने शासन किया था। 319-20 से 335 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। ये गुप्त वंश का एक शूरवीर प्रतापी शासक योद्धा हुआ था। वह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। ये किसका पुत्र था? घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। उसने अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत चलाया था। 319, कई जगह तो 19-20 लिखा है, तो उसमें उस समय गुप्त संवत चलाया था। यानी कि उस समय उन्होंने अपने राजगद्दी पर बैठे थे, अपना राज्यारोहण हुआ था, उस समय क्या चलाया था? एक संवत चलाया था, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और उसने फिर क्या होता है? लिच्छवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी से क्या करते हैं? ये विवाह करते हैं। कुमार देवी से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। और उत्तर भारत में लिच्छवियों के वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद क्या होता है? लिच्छवियों के राज्य को अपने समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। किसके कारण? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके, यानी कि शादी करके, उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य होता है लिच्छवी वंश, और लिच्छवी वंश का उनका समर्थन हासिल हो जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद उसका पुत्र, उनका पुत्र कौन होता है? समुद्रगुप्त। कौन होता है? समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि इनका शासनकाल सबसे लंबा, गुप्त साम्राज्य में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था? तो समुद्रगुप्त का रहा था। किसका रहा था भाई? समुद्रगुप्त का रहा था। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसी का क्या बना? उत्तराधिकारी बना था। उसका आदर्श क्या था? उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय व एकीकरण उनका आदर्श है। यानी कि बड़ी बड़ी विजय हासिल करना और भारत को एक सूत्र में बांधना था। किसको? भारत को एक सूत्र में बांधना था। उसके दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन द्वारा प्रयाग में, कहाँ पर? प्रयाग किसको बोला गया? इलाहाबाद को। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। अभी नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। अब उनकी विजयों का, सैनिक विजयों का उल्लेख मिलता है कि क्या मिलता है उनके, यानी प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने उसकी सफलताओं का, यात्राओं का एक विस्तृत विवरण आधार बनाते हैं और उनके बारे में खूब लिखते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। किसने हार नहीं मानी है? समुद्रगुप्त ने कभी हार नहीं मानी है। तो हरिसेन जी ने उनके सैनिक सफलताओं के बारे में ये प्रयाग प्रशस्ति में लिखते हैं। और इन्हीं जीत के आधार पर, इन्हीं युद्धों के आधार पर, इन्हीं विजय के सफलताओं को, यात्राओं की सफलता के आधार पर विंसेंट महोदय, कौन होते हैं? विंसेंट महोदय क्या बोलते हैं?
विंसेंट स्मिथ इन बड़ी बड़ी युद्धों पर जीत हासिल करने पर विंसेंट स्मिथ महोदय बोलते हैं कि ये भारतीय नेपोलियन था। भारतीय नेपोलियन क्या थे ये? भारतीय नेपोलियन का। उनको भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? कि विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है, भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहने वाले कौन थे? विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा था। और हरिशेन जी जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी वो अशोक के द्वारा, किसके द्वारा? अशोक मौर्य के द्वारा कौशाम्बी में, कहाँ पर? कौशाम्बी में अभिलेख लिखवाए थे। कौशाम्बी में अभिलेख लिखवाए थे। उसी अभिलेख पर हरिशेन जी ने भी समुद्रगुप्त के बारे में लिखते हैं और उनकी यात्राओं का, उनके युद्धों का विवरण और सैनिकों का विवरण, उनके राज्य का विवरण, ये सारा उस प्रयाग प्रशस्ति में लिखते हैं। ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में पहले अशोक मौर्य ने लिखवाए थे, उसी के ऊपर कौशाम्बी में जाकर ये हरिशेन जी वहाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कौशाम्बी से जो अभिलेख लिखा गया था, स्तंभ लेख को वहाँ इलाहाबाद में लेके आ गए थे। कहाँ पर लेके आ गए थे? ये इलाहाबाद, प्रयागराज में ये लेके आ गए थे। और प्रयागराज में लेके आकर इस किले में इस प्रशस्ति को, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति को किले में खड़े कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर लगा देते हैं। और यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस में लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और संस्कृत भाषा की चंपू शैली में ब्राह्मी लिपि, यानी कि ब्राह्मी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। और संस्कृत भाषा की शैली कौन सी होती है? चंपू शैली। याद रखना है, संस्कृत भाषा का चंपू शैली में लिखा गया। अब चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली वो शैली होती है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। गद्य व पद दोनों में लिखते हैं, वो चंपू शैली कहलाती है। संस्कृत में गद्य व पद्य दोनों में लिखते हैं, उसे चंपू शैली कहती है। और प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन जी लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में, ये संस्कृत भाषा में होता है और चंपू शैली में माना गया है। चंपू शैली गद्य और पद्य को मानते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है भाई? और प्रयाग प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने क्या किया? कई क्षेत्रों को जीता था उसने, और इन क्षेत्रों को 5 समूहों में बांट दिया। कितने समूहों में बांटा था उसने? 5 समूहों में बांटा था। कितने समूहों में? 5 समूहों में ये उनकी जीत को बांटा था। 5 समूहों में। कितने समूहों में बांट दिया उनके जीत का? 5 समूहों में बांट दिया। पहला था गंगा और यमुना के 2 आब राज्य, यानी गंगा और यमुना के बीच वाला क्षेत्र। दूसरा था पूर्वी हिमालय, यानी कि हिमालय का पूर्व राज्य, पूर्वी दिशा वाला राज्य। तीसरा था पूर्वी विंध्य क्षेत्र का 8वीं राज्य, यानी कि पूर्वी विंध्याचल पर्वत के पास वाला जो 8वीं राज्य, यानी कि जंगली राज्य। 8वीं किसको बोले? जंगल को, यानी कि जंगली राज्य था उस क्षेत्र को। और चौथा है दक्कन, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, ये था चौथा। और 5वां शक और कुषाणों का जो भी राज्य उनके थे, बचे हुए थे कुछ अवशेष, उनके राजाओं द्वारा ये जीत लिए थे। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, वो प्रयाग पर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? शक्तिशाली नौसेना। और शक्तिशाली नौसेना से अपने को ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पास नौसेना थी, जिससे कि समुद्र पार कर विदेशी, यानी समुद्र के पार जो भी विदेशी राज्य थे उनसे संबंध, यानी कि सुदृढ़ संबंध बना सके। तो
याद रखना है, समुद्रगुप्त के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी और समुद्रगुप्त ने अपने धर्म के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध जैसे ही उन्होंने संपूर्ण होता है, अश्वमेध जब संपूर्ण हो जाता है तो उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं, अश्वमेध पराक्रम। एक जब अश्वमेध पूरा संपूर्ण हो जाता है तो उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं, उपाधि अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण करते हैं। और उसके बाद उसी समय उसने सिक्के चलवाए थे। क्या चले थे? सिक्के चलाए थे। उसमें भी क्या लिखा था? अश्वमेध पराक्रम। सिक्कों के ऊपर लिखे मिले थे अपने को, अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला था। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि वह ललित कला में भी निपुण थे। वे उसे कविराज भी कहते हैं। उनकी दूसरी उपाधि क्या है? कविराज। याद रखना है, ललित कला में निपुण होने के कारण उसे क्या बोला जाता है? कविराज की उपाधि भी दी जाती थी। उसके बाद वो संगीत में भी निपुण थे। किस में निपुण थे? संगीत में भी निपुण थे। उन्होंने वीणा वादक वगैरह ऐसे खूब बजाए थे। तो एक सिक्के पर उनकी आकृति है, वीणा बजाते हुए उसकी आकृति बताई गई है। एक सिक्के ऊपर उनका चित्र बनाया हुआ है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखते हैं। और समुद्रगुप्त है जो धार्मिक सहिष्णुता की भावना रखते हैं और धार्मिक सहिष्णुता की भावना के बाद वो विष्णु भगत के यानी कि वैष्णव धर्म के अपार श्रद्धा रखते थे। किसमें? विष्णु भक्त थे, वो वैष्णव धर्म में अपार श्रद्धा रखते थे, परंतु वे दूसरे धर्मों का भी क्या करते थे? सम्मान करते थे। उसने एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म का विद्वान वसुबंधु, बौद्ध धर्म का विद्वान होता है, बौद्ध धर्म का विद्वान वसुबंधु। वसुबंधु को अपने साम्राज्य में क्या बनाया था? उसने मंत्री बनाया था। क्या बनाया था? मंत्री बनाया था। तो इस प्रकार श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के बारे में थी। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अब अगला शासक कौन होता है? समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो देखो भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनका शासन काल था 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। यानी कि ये कब से कब तक शासन किया था? 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। ये समुद्रगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक राजा हुआ था, रामगुप्त, जो कमज़ोर राजा था। वह थोड़ा महीना तक चला और उसके बाद वो क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है, रामगुप्त की। उसके बाद चंद्रगुप्त शासक बनता है और चंद्रगुप्त 380 से 412 ईस्वी तक शासक बनता है। समुद्रगुप्त के बाद ये शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ शासक होता है। उसने अपना नाम देवराज देवगुप्त, उसने अपना नाम क्या रखा? देवराज देवगुप्त। देवराज और देवगुप्त, और दूसरा नाम देवश्री। क्या था? देव। इन्होंने 3 नाम रखे अपने शासन में, देवराज, देवगुप्त और देवश्री। ये किसके नाम थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम थे। उसने अपने साम्राज्य को वैवाहिक संबंध से और कहीं पर युद्धों के द्वारा, विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जब राज्यकाल के बारे में, उनके राज्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो विजय प्राप्त की थी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे,
इनकी जानकारी हमने अपने को उनके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन की जानकारी कालिदास के ग्रंथ, किसके ग्रंथ? कालिदास के ग्रंथ है, कालिदास जी के ग्रंथ है। फिर क्या है? चीनी यात्री था, चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री फायान की पुस्तक है फो को की, उनकी यात्री है फो को की। कालिदास के ग्रंथ है, कुछ काव्य है चीनी यात्री फायान के यात्रा वृत्तांत फो को की, और मथुरा स्तंभ लेख से और शिलालेख से, उदयगिरी के 2 लेख से, गढ़वा अभिलेख से और सांची के से प्राप्त अभिलेखों से अपने को किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों के साथ साथ उनके कुछ सिक्के भी थे, उन सिक्कों पर भी से भी उनकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने शासक बनने के बाद उत्तरापथ व अवंती, यानी कि उत्तरापथ वाला क्षेत्र और अवंती वाला क्षेत्र में ये किसके शासन में थे? शकों के शासन पर शासन कर रहे थे। शक शासक थे, शकों का गणराज्य थे, उन पर उनको समाप्त करके अपनी उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये शकों पर जीत हासिल करने के बाद क्या करता है? विक्रमादित्य की उस उपाधि धारण कर देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अनुश्रुतियों में कौन बताता है? अनुश्रुतियों में उसे शकारी कहा है। अनुश्रुतियों में उसे किस शब्द से उल्लेख मिलता है? उनका नाम शकारी कहा गया है, यानी शकों का नाश करने वाला। किसको नाश करने वाला? शकों को नाश करने वाला शकारी बोला गया है। शकों को नाश करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी कि शकों पर विजय हासिल करने पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और अनुश्रुतियों में उसको क्या नाम दिया है? शकारी, यानी शकों को नाश करने वाला। उनके दरबार में 9 कवि हुआ करते थे, जिसे नवरत्न कहा गया है। यानी कि चंद्रगुप्त के शासन काल में 9 कवि थे। क्या कितने कवि थे? 9 कवि, जिसे नवरत्न, यानी कि क्या नाम दिया उनको? नवरत्न के नाम से जाना गया। तो उनके शासन काल में कौन कौन से नवरत्न थे? कालिदास, कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, कालिदास जी और धन्वंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह, बेताल भट्ट, अमर सिंह, यानी कि कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, अमर सिंह, घटकपर, वरामीर, वरुरुचि, वरामीर, वारुचि, शपणक और शंकु। ये कालिदास के ने खूब सारे काव्य, नाटक, शकुंतलाम अभिज्ञानम नाटक, धन्वंतरी, बेताल, अमर सिंह, घटपकर, वरामीर, वारुचि, शपणक और शंकु, ये क्या थे? उनके कवि थे, जिसको नवरत्न, उनके दरबारी कवि थे, उनको नवरत्न के नाम से जाना गया था। फिर उसके बाद उसने अपनी पुत्री चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती, कौन होती है? प्रभावती की शादी करते हैं किससे? प्रभावती की शादी करते किसके साथ?
वाकाटक का राजा होता है वाकाटक का राजा रुद्रसेन। किसके साथ शासन करता है? रुद्रसेन सेकंड के साथ क्या करते थे? इनका विवाह करता है, परंतु कुछ दिनों बाद ही रुद्रसेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद प्रभावती का एक छोटा पुत्र होता है। छोटे पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर क्या करते हैं? स्वयं क्या बढ़ती है? उसकी वास्तविक शासिका बन जाती है। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा गुजरात को भी जीता और उज्जैन को अपनी एक दूसरी राजधानी बनाया। तो याद रखना है, दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त ने कहाँ पर बनाया था? उज्जैन में। चंद्रगुप्त ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैन में बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्मावलंबी था, यानी कि विष्णु भगवान का भक्त था। उसके कुछ अभिलेखों में एक उपाधि मिलती है परम भागवत। क्या उपाधि मिलती है? परम भागवत का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वो विष्णु भगवान का अनुयायी था, यानी कि वैष्णव धर्म का धर्मावलंबी था। और इसके साथ साथ विष्णु भगवान का परम भक्त होने के बावजूद भी, यानी कि वैष्णव धर्मावलंबी होने के बावजूद भी क्या था? अन्य धर्मों के प्रति भी क्या करता था? सहिष्णुता रखता था। फिर है अपने थोड़ा बहुत उनके चीनी यात्री आया था फायान। कौन आया था? फायान के बारे में बताते हैं कि उन्होंने भारत में 6 वर्ष तक भ्रमण किया था। कितने वर्षों तक? 6 वर्ष तक भ्रमण किया था। ये किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे 405 ईस्वी में। कब से? 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। यानी कि चीनी यात्री फायान थे। फायान ने 405 ईस्वी में भारत में आए और 411 ईस्वी तक रहे थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। इन्होंने घूम घूम कर खूब शिक्षाएँ ली। वहाँ गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी अपनी पुस्तक आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसका यात्रा वृत्तांत उनकी पुस्तक है, यानी कि फायान की पुस्तक है फो को की। ये यात्रा का वृत्तांत है। और पाटलिपुत्र में का उन्होंने बहुत उल्लेख किया है। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करती है। और वो भारत में आया था स्थल मार्ग से और गया था वापस जल मार्ग से। काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है कि फायान, चीनी यात्री फायान किस मार्ग से आया था और किस मार्ग से गया था? तो चीनी यात्री वह स्थल मार्ग से आया था। याद रखना है, स्थल मार्ग से होता है यानी कि गोबी, बस फिर आता है मरुदेश, मरुदेश से जाता है खोतान, खोतान से पामीर, पामीर से कहाँ जाता है? स्वात के पार करता है और स्वात के पार करके वह आता है गांधार में। कहाँ आता है? गांधार में आता है। और गांधार में आकर फिर अपने भारत में इधर आ जाता है गांधार वाला क्षेत्र में। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य में वो आते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूरे 6 वर्षों तक भारत का भ्रमण करके यात्राओं का वृत्तांत करते हैं। उसके बाद जाते कहाँ से है? वो वापस समुद्री मार्ग से लौटता है। कहाँ से लौटता है? समुद्री मार्ग से लौटता है। और अपनी यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तक कहते हैं फो को की। और उन्होंने फायान ने पाटलिपुत्र का बहुत विशेष रूप से उन्होंने इस पुस्तक में विवरण दिया है। अब देखो भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र होता है कुमारगुप्त प्रथम। कौन होता है शासक? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त का द्वितीय का क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। उनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? कि कुमारगुप्त महेंद्रा का शासन 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक?
415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहता है। ये किसका पुत्र होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र होता है। गुप्त और कुमारगुप्त के बारे में हमको जानकारी विभिन्न अभिलेखों से मिलती है और उसके शासनकाल में खूब सारे ऐसे अभिलेख लिखे गए थे। विल्संड अभिलेख यानी कि बिलसंड का अभिलेख, गढ़वा का अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख, करमदंडा, मथुरा, सांची के ऐसे प्रमुख अभिलेख लिखे गए थे। यानी कि गुप्त शासकों में से सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के बारे में लिखे गए थे, किस शासन के काल में लिखे थे? कुमारगुप्त शासक के समय में खूब सारे अभिलेख लिखवाए गए थे। और कुमारगुप्त के बारे में इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी संस्थापक कौन होता है? संस्थापक कौन होता है? कुमारगुप्त। उसके शासनकाल में एक बड़ा सा विश्वविद्यालय हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र व धर्म का और शिक्षा का एक केंद्र बना था बाद में जाकर। फिर उसके कुमारगुप्त के बारे में कि उन्होंने सौराष्ट्र से बंगाल तक यानी कि गुजरात से बंगाल तक, सौराष्ट्र किसको बोला गया था? महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र को सौराष्ट्र बोलता थे। और सौराष्ट्र से कहाँ तक? बंगाल तक उनका राज्य फैला हुआ था। भीतरी अभिलेख के अनुसार गुप्त यानी कुमारगुप्त अंतिम दिनों में भीतरी अभिलेख बताते हैं कि कुमारगुप्त के अंतिम शासन के समय में, अंतिम काल में, अंतिम दिनों में पुष्यमित्र ने क्या किया था? विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी कि उसके अंतिम समय था, अंतिम दिनों में कुमारगुप्त का अंतिम समय था। अंतिम समय के समय उसने पुष्यगुप्त से उन्होंने जो पुष्यगुप्त ने विद्रोह किया था उनका सामना करते हैं। फिर कुमारगुप्त ने श्री महेंद्र और महेंद्रा द्वितीय की उपाधियां धारण की थी। श्री महेंद्रा द्वितीय, श्री महेंद्रा द्वितीय और अश्वमहेंद्र जैसी उपाधियां धारण की थी। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसके फलस्वरूप उसने